सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स विद सावन। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें हमने 2 लेक्चर पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले में हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखा था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। उसके बाद हमने देखा क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, जो क्या था I अपॉन NEA। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला ड्राइव कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? मोबिलिटी, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये 2 चीज आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक है क्या? मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है ना? ठीक है, मोबिलिटी। मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्या होता है मोबिलिटी? इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, वही माइक्रोन वाला म्यू। ठीक है ना? तो मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्ट अपॉन मीटर होता है। ठीक है ना? तो 1 वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको कहेंगे क्या? मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड है। ठीक है ना? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the magnitude of ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं ना हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है ना? मोबिलिटी डिफाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, म्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ VD अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, म्यू इक्वल टू VD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो VD का एक्सप्रेशन आया था, VD वो क्या आया था? EE टाउ बाई में M। EE टाउ बाई में M, जहाँ पे M क्या था? इलेक्ट्रॉन का मास था। टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम, जो क्या होता है? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है ना? तो T था रिलैक्सेशन टाइम। इस इक्वेशन को यहाँ ले पुट कर देंगे हम। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी EE टाउ बाई में M, और यहाँ पे E, ये कट जाएगा, क्या जाएगा? E टाउ बाई में M, E टाउ बाई में M। ये हमारा मोबिलिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, E टाउ बाई में M। ठीक है ना? अच्छा, अगर यहाँ से हम यूनिट लिखना चाहें, यूनिट, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर अपॉन में वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड,
मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड। तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड होगा इसका एसआई यूनिट। म्यू इक्वल टू टाउ ई बाई एम या ई टाउ बाई में एम। ये हो गया मेरा मोबिलिटी का एक्सप्रेशन एक अनदर टर्म में, टाउ ई बाई में एम, जहाँ पे टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम है, एम क्या है मास है, और ई क्या है चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये रहा मोबिलिटी कहानी। ठीक है, इतना बहुत है मोबिलिटी के लिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, यहीं से हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अगला टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मार्कर नहीं चल रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला क्या है, डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है ना। ठीक है, अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। रो क्या है रेजिस्टिविटी है एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है ना। और टी नॉट क्या है रेफरेंस टेम्परेचर है। टी नॉट क्या है यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर है। ठीक है। अल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है ना। तो मेरे पास फार्मूला क्या है रेसिस्टिविटी का, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस रो नॉट क्या है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर टी नॉट। रो क्या है रेसिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट एनी टेम्परेचर टी। ठीक है ना। तो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये सब लोग पढ़ते हुए आते हैं। यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस का भी लिखना चाहें फार्मूला तो सिंपल है, आर क्या हो जाएगा आर, चूंकि रो होगा आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। न्यूमेरिकल्स करेंगे और ज़्यादा ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स का कोई फार्मूला दिमाग में बैठ ही नहीं सकता है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फार्मूला, कैसे किस तरह से मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, और रेसिस्टिविटी किस तरह डिपेंड करेगा, और रेजिस्टेंस किस तरह से मेरा डिपेंड करेगा। अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। चलिए, तो ये सब तो हो गया। अब हम क्या करते हैं ग्राफ पढ़ लेते हैं कि मेटल्स में कैसे बिहेव करेगा, और सेमीकंडक्टर्स के केस में किस तरह से मेरा ग्राफ रो वर्सेस टी ग्राफ देखना है हमको। ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हमको रो वर्सेस टी ग्राफ देखना है, रो वर्सेस टी मतलब रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ देखेंगे मेटल्स का और सेमी कंडक्टर का। ठीक है ना। ठीक है, देखिए जो रेजिस्टिविटी होता है किसी मटेरियल का वो होता है 1 बाई कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, हमको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होता है ना वो कंडक्टिविटी के रिवर्स होता है। जैसे अगर किसी मटेरियल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी, तभी तो कंडक्टर है भाई। रेजिस्टिविटी क्या होता है जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सके, सॉरी कंडक्टिविटी क्या होता है हाई कंडक्टिविटी
कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। वो कौन है? मेटल्स हैं। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे करंट का फ्लो देखने को हमको मिल जाता है, और उसमें करंट का जो ऑर्डर होता है वो हाई ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जितने ज़्यादा होगा आपका रेजिस्टिविटी उतने कम होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट रो की वैल्यू एक और क्या बन जाएगी? 1 में हमने पढ़ा था सिग्मा की एन स्क्वायर टाउ बाई एम, यहाँ से क्या बन जाएगा? एम अपॉन में एन स्क्वायर टाउ, एम अपॉन में एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखना चाहें रेजिस्टिविटी का सीधे सीधे फार्मूला यहाँ से सबको इरेज करके, तो क्या फार्मूला बन जाएगा सीधे सीधे एक स्टेप में? रो इक्वल टू एम अपॉन में एन स्क्वायर टाउ। ये बन क्या आएगा? इसका मतलब साफ साफ है, क्लियर है कि जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के, और जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के। ठीक है ना, इन्हीं दो पैरामीटर्स को लेकर के हम ग्राफ को स्केच करेंगे आराम से। ग्राफ का बिहेवियर देख पाएंगे कि ग्राफ इंक्रीज करेगा कि ग्राफ डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलिए। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना, देखते हैं। तो यहाँ मेटल्स के लिए बना लेते हैं। और इस तरफ सेमीकंडक्टर्स के लिए, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये हमारा रो है रेसिस्टिविटी, और यहाँ टेम्परेचर T है। ये रो है, ये टेम्परेचर T है। ठीक है, हमको ग्राफ लेना है। ये ले लेते हैं कॉपर के लिए, कॉपर मेटल के लिए। ठीक है, और इधर ले लेते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो फार्मूला हमने क्या बनाया था? रो इक्वल टू, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n and rho is proportional to and rho is proportional to 1/tau। अब देखिए मेटल के केस में क्या है? मेटल केस में क्या है? जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, हम सबको पता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स है मेटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो उनके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या होगा? कोलिजन जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। भाई स्पीड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि जो पहले टाइम लग रहा था कोलिजन में, सक्सेसिव कोलिजन में टाउ, वो अब क्या होगा? अब कम लगेगा। मेटल के केस में जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टाउ है ना, टाउ वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से चार्ज कैरियर्स का जो टाउ है ना वो डिक्रीज होगा, क्योंकि अब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये टाउ डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो रो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ हमको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से इंक्रीज करेगा मेटल के केस में, कुछ इस तरह से इंक्रीज करेगा ग्राफ हमारा। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी ग्राफ हो गया मेटल्स में। क्यों? क्योंकि टाउ क्या होगा हमारा? टाउ डिक्रीज होगा तो रो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रो इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, और ये टेम्परेचर मच लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है ना, तो टी है, यहाँ तो केल्विन में टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर मच लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है ना, लेस देन बहुत छोटा होगा 0 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है ना, तो उस केस में हमको डेविएशन देखने को मिलेगा स्ट्रेट लाइन से। हालांकि जनरली स्ट्रेट लाइन मिलता है, लेकिन यहाँ पे मच लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस के लिए जो ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन से डेविएट। सेमीकंडक्टर में क्या होगा? हमको पता है जैसे ही हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये तो बढ़ेगा, ठीक है ना, सॉरी ये तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन साथ में साथ ये भी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। ये घटेगा तो इसको इंक्रीज करना चाहे, ये घटेगा तो इंक्रीज होगा। लेकिन ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है ना, चार्ज कैरियर डेवलप होते हैं तो ज़्यादा इंक्रीज करे n, तो इसका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा कि इसके इफेक्ट को वो नेग्लेक्ट कर देगा या इसको कंपेंसेट कर देगा। ठीक है,
तो हम बस डिपेंडेंस सेमीकंडक्टर में किस पे देख पाएंगे, ये चार्ज n जो है ना, n, ठीक है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कह लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत ज्यादा है सेमीकंडक्टर केस में इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी हमको पता है कि टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, कुछ इस तरह से डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ठीक है ना। और रीजन भी क्या है हमने समझा दिया, ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्टिंग एग्जांपल करवाते हैं एक, ये फार्मूला लगेगा R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ठीक है, ये फार्मूला है, इस पर निर्भर करते हैं। न्यूमेरिकल है, the resistance of the platinum wire, the resistance of the platinum wire of a platinum resistance of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm, ठीक है ना, and the steam point at a steam point is 5.23 ohm when the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath, ठीक है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट, ठीक है। आइस पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस में हमको टेम्परेचर वो रेजिस्टेंस दे रखा है R0। बड़ी गर्मी हो रहा है यार, ठीक है। R0 दे रखा है क्या, R0 क्या दे रखा है हमारा, आइस पॉइंट में कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, 15 ओम, सॉरी 5 ओम।
स्टीम पॉइंट क्या होता है? स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कहता है स्टीम पॉइंट। उस पर हमको रेजिस्टेंस दे रखा है क्या? R100। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। R100 क्या होता है? 5.23 ओम, ठीक है। और क्या दे रखा है? व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ। अब थर्मामीटर को हम हॉट बाथ में ले जाके रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हॉट बाथ है मान लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हॉट बाथ है, ठीक है। मेरे कुछ गर्म सा पानी रखा गया है, ये थर्मामीटर है मेरा, ठीक है। थर्मामीटर हो गया, ठीक। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795। हम एज्यूम कर लेते हैं, पूछा द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हॉट बाथ जो इसका टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T है, ठीक है। और उस टेम्परेचर T पे मान लेते हैं रेजिस्टेंस है वो RT है। वो क्या पूछा है? द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो प्लेटिनम वायर है इस टेम्परेचर T पे उसका रेजिस्टेंस कितना है? RT है। अच्छा, ये थर्मामीटर क्यों लगाया गया, क्या करता होगा ये? तो ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रखा गया। तो मान लेते हैं इसने टेम्परेचर मेजर किया T, वही तो निकालना है। और मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना है? RT, ठीक है ना, प्लेटिनम वायर का। जब हमने उसमें इंसर्ट किया इसको प्लेटिनम वायर को, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 5.795। अभी नहीं, हम क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 बार ये वाले इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, 2 बार। एक बार तो आइस पॉइंट के लिए, ठीक है, और एक बार उसके लिए। तो हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे? यहाँ से R100 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ठीक है ना। T कितना? 100 माइनस 0, ठीक है ना, हाई माइनस लो, T माइनस T0, T माइनस T0, ठीक है। हम 100 स्टीम पॉइंट और ये कितना है? आइस पॉइंट। और अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा? R100 अपॉन में R0, ठीक है ना। R0 नीचे आ जाएगा, ये 1 प्लस अल्फा के साथ में 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फा निकालें, अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से? तो R100 1 को इधर लाएंगे तो R100 माइनस R0 और अपॉन में क्या हो जाएगा? R0। और इतना सब लोग कर लेंगे ना कैलकुलेशन, जब लोग मान के चलते हैं ना, सब लोग हाई स्कूल पास करके आए हुए हैं, इंटरमीडिएट भी 11th में सब लोग पास कर चुके हैं, ठीक है। तो R100 माइनस R0 अपॉन में, और जो 100 यहाँ पे था कहाँ चला आएगा? नीचे 100 R0, अल्फा का वैल्यू हम निकाल लिए। अब ये अल्फा की जो वैल्यू है हम ले जाके दूसरा वाला जो कंडीशन बोला है कि जब हमने उसमें प्लेस किया टेम्परेचर T हो गया, फिर RT हो गया, इनिशियल तो हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो RT दूसरे केस के लिए, सेकेंड वाले केस के इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? R0 तो सेम रहेगा, शुरुआत में तो कहाँ था? आइस पॉइंट पे ही था ना। बाद में टेम्परेचर हमने पहले स्टीम पॉइंट पे रखा है, फिर से हॉट बाथ में रख दिया है, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा, ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना हो गया है? T माइनस 0 करेंगे तो T ही आएगा, ठीक है ना। तो RT वाई में R0 माइनस का 1 इक्वल टू अल्फा T, यही होगा। अरे RT वाई में R0 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा T। यहाँ से T की वैल्यू, T पूछा हमसे टेम्परेचर, तो कैसे निकालेंगे? RT माइनस R0 अपॉन में R0, ठीक है ना। अल्फा कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। अल्फा कहाँ आएगा? नीचे। और अल्फा की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम पुट करते हैं R100 माइनस R0, और नीचे कितना आएगा? 100 R0 तो आएगा ऊपर 100 R0, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 100। तो T की वैल्यू क्या आंसर आ जाएगी? RT माइनस R0। इसको आप सीधे भी लर्न कर सकते हैं यहाँ से, ताकि हम जल्दी कर पाए क्वेश्चन को, ठीक है ना। वैसे बोर्ड में टाइम रहता है ये मेरे पास, हमारे पास, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास फार्मूला टेम्परेचर, ठीक है ना। RT माइनस R0 अपन में R100 माइनस R0 इंटू 100, ठीक है ना। इसी फार्मूले का यूज करके इस साइड में हम कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं अपने, ठीक है ना। पुट करते हैं T इक्वल टू RT कितना है? RT मतलब उस टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस कितना है? 5.795 माइनस R0 क्या है भाई? R0 मतलब आइस पॉइंट पे कितना रेजिस्टेंस है? 5 ओम। R100 माइनस R100 कितना है? स्टीम पॉइंट पे 5.23 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
माइनस आर नॉट फिर से 5 इंटू में 100, ठीक है। माइनस करेंगे इसको क्या हो जाएगा 0.795, इसको माइनस करेंगे 0.23 इंटू में 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा ये 79.5 अपॉन में 23, ठीक है। कितना आएगा ये 23 से कितना हो जाएगा 3 बार में 69, बचेगा 170 और 9 110 105। तो अब कितने बार में जाएगा ये, कितना जाएगा 105 105, तो 4 बार में 92, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में, ठीक है ना, 4 बार में बचेगा 8, ऐसे 3 पॉइंट समथिंग 3.4, ठीक है ना, 3.4 के आसपास आएगा। और मल्टीप्लाई भी कर लें हम, वो तो 12 2 9, एक डिजिट और कर लेते हैं, कितने बार में 3 बार में ही ले जाते हैं फिर से 3.43 आएगा ना, 3.43, ये मेरा टेम्परेचर आ जाएगा इतना 3.43, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है, आंसर कुछ नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। क्या है 0.795 अपॉन में 0.23, ठीक है। यहाँ से जो आने वाला है कैलकुलेशन हमारा 3 बार में जाएगा ना, 3 बार में पहले जाएगा, ये 79.5 हो जाएगा 3 बार में। अच्छा हाँ, नीचे डेसिमल है ना, वो सॉरी नीचे डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो 79.5 के आगे एक 0 और नीचे 23, अब जाके सही हुआ, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई आराम से डिवाइड कर लेते हैं, नीचे में ध्यान ही नहीं दिया डेसिमल लगा हुआ, तो कितना आ जाएगा ये 7950 और नीचे 23, कितना आएगा 3 69 170 और 9 10 105, 4 बार में कितना आ जाएगा 92, तो 92 बचा कितना 13 130, कितने बार में 5 बार में, हाँ 5 बार में 130, कितना आएगा 115, बचा 15.150 फिर आ जाएगा, कितने बार में जाएगा 6 बार में, यह आएगा डिग्री सेल्सियस में, ये मेरा टेम्परेचर निकल के आ गया, ठीक है 345.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना 345.6, ठीक है ना। और 2 डेसिमल तक ट्राई किया जाता है, तो 1 डेसिमल आप और आगे इतना तो कर ही सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज का इतना रहा हमारा, रेसिस्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया है इस न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।